Hello students, in today's lecture we are going to learn 6th standard history lesson number 10 that is ancient India cultural। मतलब ancient India का culture किस तरीके का था, लैंग्वेज एंड लिटरेचर कैसा था, हमारा जो कल्चर था उसका लैंग्वेज लिटरेचर उस टाइम पे कैसा था, लाइफ ऑफ द पीपल लोगों का रहन सहन कैसा था, किस तरीके से रहते थे, साइंस उस टाइम का कैसा था, सेंटर्स ऑफ एजुकेशन जिसमें कि हमें पता है नालंदा सबसे फेमस है कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए विदेशों से लोग आते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमें पता है। आप अलग अलग जो टेंपल देखोगे अलग अलग जगहों पे, चाहे वो साउथ में हो चाहे अलग अलग जगह पे हो, जो फोर्ट है पुराने टाइम का, जो मंदिर है पुराने टाइम का, जो चालुक्य वंश के टाइम का, जो अलग अलग जो राजाओं के टाइम का जो रहा है टेंपल, वो कितना मतलब उस टाइम का आर्ट एंड आर्किटेक्चर कितना ज़्यादा कह सकते हैं एक बेमिसाल उसका। अभी उस तरह का कोई मंदिर बनाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। और उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था या नहीं था पता नहीं, बट उस टाइम हम कह सकते हैं कि साइंस और मैथ्स की उनकी कितनी अच्छी जानकारी थी, जो वो किस तरीके से अच्छे वो आर्किटेक्चर हम कह सकते हैं आर्ट वो बनाते थे। तो पहला हम देखेंगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो हम देखेंगे कि हमारा इंडिया कितना रिच रहा है, उसका कल्चर और उसका आर्ट, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं इस चैप्टर में। सो पहले हम देखते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर कैसा था एंशिएंट इंडिया का, मतलब प्राचीन जो इतिहास है हमारे भारत का, उसमें लैंग्वेज और लिटरेचर किस तरीके। तो लिटरेचर मीन्स कि जो हम कह सकते हैं जो साहित्य हैं, जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, जो ग्रंथ हैं पुराने टाइम की, उनको लिटरेचर कहा जाता है, साहित्य कहा जाता है। और लैंग्वेज कौन कौन से हम यूज़ करते थे उस टाइम पे इंडियंस, वो देखेंगे। देयर वॉज एन अनइंटरप्टेड लिटरेरी ट्रेडिशन इन एंशिएंट इंडिया। सो एंशिएंट इंडिया में जो हम कह सकते हैं लिटरेरी था, जो साहित्य था, ठीक है। लिटरेरी मीन्स व्हाट, सो लिटरेरी मीन्स जो राइटिंग है, जो स्टडी है, वो अनइंटरप्टेड था, वो कभी रुका नहीं। हम पुराने टाइम से ही लिखते आ रहे हैं। अगर आप वेद देखोगे, अलग अलग उपनिषद देखोगे, अलग अलग जो आप एपिक देखोगे, महाकाव्य देखोगे, तो वो आज नहीं लिखा गया है, वो एंशिएंट इंडिया में बहुत पुराने टाइम से हम लिखते आ रहे हैं। दैट मीन्स अनइंटरप्टेड लिटरेसी विदाउट ब्रेक हम कह सकते हैं वो लिखते आ रहे हैं। हम स्टार्टिंग से ही लिखने में इंडिया स्टार्टिंग से ही सबसे आगे है। दिस लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड इन द संस्कृत। और पुराने टाइम में आपको पता है लिटरेचर कैसा होता था, हमारा साहित्य कैसा होता था, संस्कृत में लिखे जाते थे। वो प्रोड्यूस किस तरीके से होते थे, तो संस्कृत में, उसके बाद अर्धमगधी में, पाली में, उसके बाद और तमिल। ये सब क्या है, ये लैंग्वेजेस है। ये जो आप देख रहे हैं अर्धमगधी, पाली, तमिल, ये सब क्या है, ये अलग अलग लैंग्वेज हैं। तमिल तो आपको पता ही है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि देखिए सारी जो संस्कृत की हम अगर कह सकते हैं सभी लैंग्वेज की अगर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो मूल है, जो मेन है, वो क्या है, संस्कृत है हमारा। संस्कृत से क्या आया हमारा, संस्कृत के बाद अपभ्रंश हुआ, धीरे धीरे उसमें कुछ डेवलपमेंट आया, धीरे धीरे चेंजेस आए, तो हुआ पाली, ठीक है। पाली आया, उसके बाद संस्कृत के बाद पाली आया। पाली के बाद आया प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज। तो उसके बाद आया अपभ्रंश लैंग्वेज। अपभ्रंश लैंग्वेज में धीरे धीरे करके अलग अलग लैंग्वेज आते गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले संस्कृत ही है, संस्कृत से ही अलग अलग लैंग्वेज उभर के आई सामने निकल के धीरे धीरे, ठीक है। और हम कह सकते हैं हिंदी भी जो आज हमारी है वो भी संस्कृत से ही निकल के आई है। पहले संस्कृत, फिर उसके बाद अलग अलग जो मैंने आपको बताया एक स्टेप बाय स्टेप अलग अलग लैंग्वेज, उसके बाद आज हिंदी भी यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग जो हमारे इंडिया में लैंग्वेजेस हैं वो सब संस्कृत से ही निकल के आई हैं, ठीक है। धीरे धीरे अपभ्रंश का मतलब कि टूट फूट होना उस लैंग्वेज में, फिर थोड़ा उसे अलग तरीके से बोलना, फिर अलग तरीके से बोलना, धीरे धीरे करके लैंग्वेज में चेंजेस आते गए। It includes religious literature, treatises on grammar, epics, plays, stories, etc. ये जो भी लिटरेचर थे उस टाइम के, इसमें कौन कौन से लिटरेचर आ गए, रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक, जो भगवान से रिलेटेड है, देवी देवताओं से रिलेटेड है, ठीक है। ट्रीटिसेस मतलब कि अलग अलग जो हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग लिखे गए हैं अलग अलग, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और इसमें स्टोरीज़ हैं, एपिक हैं, महाकाव्य, एपिक मीन्स महाकाव्य, ओके। सो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। तो ट्रीटिस मीन्स ग्रंथ होता है, टेक्स्ट होता है, अलग अलग स्क्रिप्ट होता है, ट्रीटिसेस मीन्स, ओके। और प्ले, एपिक्स तो आपको पता है, स्टोरीज आपको पता ही है। ये सारी चीज़ें लिखी गई थी पुराने टाइम में ही। संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर क्या है, संगम मीन्स अ गैदरिंग
ऑफ लर्न मैन। तो संगम लिटरेचर का मतलब है कि गैदरिंग मीन्स जमावड़ा, बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लर्न मैन मीन्स कि जो स्कॉलर पर्सन थे उनका जमावड़ा, गैदरिंग। संगम का मतलब आपको पता ही ना, संगम बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं एक जगह पे, तो आपको पता गंगा जमुना सरस्वती मिली तो क्या हो गया, संगम हो गया। बहुत सारे लोग एक जगह पे मिलते बोलते हैं ना संगम हो गया, दैट मीन्स संगम लिटरेचर। एक साथ बहुत सारे लर्न मैन मीन्स कि विद्वान आदमी लोग जब मिलते थे उन लोगों, वो संगम लिटरेचर मैं आपको बता दूं तो ये कहाँ पे है, तो संगम वॉज एन असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स। तमिल पोएट्स के जो लोग थे, जो पोएट थे, तमिल पोएट जो थे, वो एक साथ जब मिलते थे, जो वहाँ के किंग थे उनके, हम कह सकते हैं किंग इन मदुरई, मदुरई में बहुत सारे जो पोएट मिलके अलग अलग अपनी जो एपिक लिखे, स्टोरी लिखे, वो उसी को क्या कहा गया, संगम लिटरेचर। उसी टाइम पे जितने सारे लिटरेचर लिखे गए, अलग अलग पोएट ने लिखे, उसी को बोला गया संगम लिटरेचर। एक साथ जहाँ पे रहते थे, एक साथ मिलके जो उन लोगों ने चीज़ें लिखी एक टाइम पे, उसको बोला गया संगम लिटरेचर, और ये तमिल का है। इट इज़ द मोस्ट एंशियंट लिटरेचर इन तमिल। तो देखिए यहाँ पे आपको बता भी दिया गया है कि ये तमिल का लिटरेचर है, बहुत ही एंशियंट लिटरेचर है। लिटरेचर मतलब साहित्य है, बहुत पुराने लिटरेचर हैं ये, तमिल में हैं सब। तो यहाँ पे देखिए सिलप्पधिकरम एंड मणिमेखलाई, मणिमेखलाई और ये जो यहाँ पे लिखा गया सिलप्पाधिकरम, ये दोनों क्या हैं, आर टू ऑफ इट्स वेल नोन एपिक्स। एपिक्स मीन्स महाकाव्य। महाकाव्य मतलब जैसे हम कह सकते हैं जैसे महाभारत है, तो वो क्या है, महाकाव्य है। तो उसी तरीके से ये भी क्या है, तमिल का, साउथ का, जो साउथ में लिखी गई चीज़ें ये तमिल में लिखी गई, ये दोनों महाकाव्य हैं। ठीक है, महाकाव्य हैं जो तमिल में लिखी गई हैं, और हमारा जो महाभारत है वो संस्कृत में लिखा गया है। तो ये दोनों आपको याद रखना है इन सब का नाम। ठीक है, सिलप्पधिकरम एंड मणिमेखलाई। From Sangam literature, we learn about the political and social life in South India during the period. उस टाइम का हम देख रहे हैं संगम लिटरेचर, जो उस टाइम में संगम लिटरेचर लिखी गई, लाइक सिलप्पधिकरम, मणिमेखलाई और बहुत सारे लिखे गए थे। ठीक है, यहाँ पे ये दो मेन हैं, जो दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए दो को यहाँ पे मेंशन किया गया है, और बहुत सारे इस तरीके से हैं। तो इन सब में हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम में ड्यूरिंग द पीरियड साउथ इंडिया का जो सोशल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, उस टाइम का जो पॉलिटिकल लाइफ था, जो हम कह सकते हैं उस टाइम का जो गवर्नमेंट थी, किस तरीके से रूल करते थे, किस तरीके से लोगों की लाइफ थी, किस तरीके से लोग रहते थे, तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें वो जो लोगों ने लिखी काव्य, महाकाव्य, संगम लिटरेचर से जो जो बुक्स मिले, टेक्स्ट मिले, उससे कहानियाँ जो भी मिली, उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे लोग क्या सोचते थे, उन लोगों की सोच कैसी थी, वो लोग कैसे रहते थे, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। रिलीजियस लिटरेचर मीन्स क्या है, रिलीजियस लिटरेचर मीन्स द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट इंक्लूड अगम ग्रंथ, त्रिपिटका एंड भगवद गीता। तो आपको पता है कि अगम ग्रंथ जैन धर्म का है ये। ठीक है, ये जैन धर्मों ने लिखा है, जैन धर्म के जो भी उपदेश हैं, जो भी हम कह सकते हैं जो चीज़ें हैं, जैसे भगवद गीता में आपको पता है सब क्या है, भगवद गीता में सब भगवान से रिलेटेड है, कर्म पे रिलेटेड है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आपका क्या है, यहाँ पे क्या लेके आओ, ये सारी चीज़ें मतलब भगवान से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये त्रिपिटका, ये जो त्रिपिटका है, त्रिपिटका किसका है, ये कह सकते हैं इट्स रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। ये बुद्ध का, जो गौतम बुद्ध ने जो बोला, जो उन्होंने जो प्रवचन दिए, जो उपदेश दिए, उसमें ये सारी चीज़ें इस बुक में है। अगम ग्रंथ में जैन धर्म से रिलेटेड जो जैन धर्म की बुक है, पहली बुक है, वो ये है अगम ग्रंथ। और भगवद गीता जैसा कि आपको पता है ये हिंदू लोगों का है, और इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो ये क्या है, रिलीजियस हम कह सकते हैं बुक है, रिलीजियस ग्रंथ है, रिलीजियस लिटरेचर हैं। द जैन अगम ग्रंथास, तो जो जैन का अगम ग्रंथास है, आर रिटर्न इन द प्राकृत लैंग्वेजेस ऑफ अर्धमगधी, शौरसेनी एंड महाराष्ट्री। तो जितने भी अगम ग्रंथास, जो जैन अगम ग्रंथास हैं, जो अलग अलग अगम ग्रंथास का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बुक है, इसके कई सारे बुक है, जैसे त्रिपिटका का भी कई सारा है। ठीक है, आई थिंक 3 है, तो इस तरीके से है। तो अलग अलग टाइम पे इसमें चेंजेस भी हुए, अशोका ने भी करवाया था कुछ, इसमें चेंजेस आए बाद में जाके, कुछ इसमें करवाया था। तो इस तरीके से जो यहाँ पे अगम ग्रंथ है, ये प्राकृत लैंग्वेज ऑफ अर्धमगधी, अर्धमगधी का प्राकृत लैंग्वेज है, और किसमें लिखा गया है, शौरसेनी लैंग्वेज और महाराष्ट्री लैंग्वेज। ये सब क्या हैं, ये सब अपभ्रंश लैंग्वेज है, जो कि धीरे धीरे संस्कृत से ही निकल के ये सारी लैंग्वेजेस आई,
और ये सारी बाद में जाके अलग अलग लैंग्वेज बनी और अलग इनसे भी बाद में अलग अलग लैंग्वेज बनी। जैसे शौर सेनी, शौर सेनी में आपको पता है कि कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, इसमें आती है पश्चिमी हिंदी। आज की शौर सेनी का अपभ्रंश ही है क्या क्या, पश्चिमी हिंदी, पश्चिम का जो भी हिंदी है जैसे कि राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, ये सारी लैंग्वेज अब अभी शौर सेनी में आती है। महाराष्ट्री में आपको पता है मराठी महाराष्ट्री, तो महाराष्ट्री का अपभ्रंश ही है मराठी, जो कि महाराष्ट्री लैंग्वेज से कट छट के धीरे धीरे थोड़ा उसमें डेवलपमेंट धीरे धीरे चेंजेस होते होते मराठी हो गया। अर्ध मगधी में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो अर्ध मगधी में आती है पूर्वी हिंदी। ओके, मगधी में क्या आती है, तो मगधी में आती है बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, ये सारे लैंग्वेज आते हैं मगधी में। तो ये आपको याद रखना है कि ये सब लैंग्वेजेस धीरे धीरे आए। तो ये आपको याद रखना है कि जो अगम ग्रंथ है वो किसमें लिखी गए हैं, प्राकृतिक लैंग्वेज ऑफ अर्धमगधी, अर्धमगधी का प्राकृतिक लैंग्वेज जो कि शौर सेनी, महाराष्ट्री, इन सब लैंग्वेज में लिखी गई हैं। ये सब आपको याद रखना है। द अगम ग्रंथास आर कलेक्शन ऑफ द टीचिंग ऑफ वर्धमान महावीर। मैंने आपको बताया कि जो वर्धमान महावीर के जो उपदेश थे, जो उन्होंने लोगों को सिखाया, पढ़ाया, समझाया, उसी का कलेक्शन है। उसी को जो उन्होंने पढ़ाया उसी का कलेक्शन करते करते उन्होंने अगम ग्रंथ बनाया। ठीक है, जैसे कि कबीर के दोहे इकट्ठे करके कई सारे बनाए गए उसी तरीके से, और त्रिपिटका भी ऐसे ही बनाया गया है। गौतम बुद्ध के जो भी उनकी टीचिंग थी उनको इकट्ठा करके कलेक्शन ही है उसका त्रिपिटका। लिटरेरी वर्क्स लाइक महापुराणास, बायोग्राफीज, स्टोरीज एट्सेट्रा आर अवेलेबल इन द अपभ्रंशा लैंग्वेज। तो जो लिटरेरी है, जो अलग अलग और भी टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, लाइक महापुराण जो हैं, जो आप बायोग्राफी मतलब आपको पता है जो आत्मकथाएं होती है लोगों की, जो कहानियां हैं, वो अभी अपभ्रंश लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। कुछ जो संस्कृत में थे धीरे धीरे लोगों ने उसको अपभ्रंश लैंग्वेज में किया, जैसे कि तुलसीदास ने किस तरीके से जो संस्कृत में था वाल्मीकि का जो संस्कृत में था रामायण, उसको रामचरितमानस में उन्होंने अवधी लैंग्वेज में उन्होंने कन्वर्ट किया। ठीक है, अवधी लैंग्वेज। तो इसी तरीके से कई सारे महापुराण को लोगों ने अलग अलग लैंग्वेज में लिख दिया, जैसे कि किसी ने प्राकृत लैंग्वेज में लिख दिया। तो ये आपको लैंग्वेज समझना ज़रूरी है कि अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं वो आपको समझना ज़रूरी है। ओके, तो अभी अपभ्रंश लैंग्वेज में बहुत सारी इस तरीके से महापुराण, बायोग्राफी, स्टोरीज अवेलेबल हैं। सिद्धसेन दिवाकर रोट समायसुत्ता इन्होंने लिखा, किसने, सिद्धासेन। तो सिद्धसेन दिवाकर एक हैं जिन्होंने क्या लिखा, समायसुत्ता, अ वर्क इन प्राकृत ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ओके, ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन्स कि न्याय शास्त्र पे, न्याय शास्त्र मतलब किस तरीके से किसी को न्याय देना है, तो न्याय शास्त्र। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन्स होता है न्याय शास्त्र। तो ये आपको याद रखना है, मतलब कि जस्टिस पे रिलेटेड है, जस्टिस रिलेटेड। तो ये किसने लिखा है, तो सिद्धसेन दिवाकर ने लिखा है समायसुत्ता। समायसुत्त मतलब कि एक बुक है, उसमें ये सारी चीज़ें, मतलब ये किस लैंग्वेज में है, प्राकृत लैंग्वेज में। और ये किस पे रिलेटेड है, ये इसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं, तो न्याय शास्त्र पे लिखी गई हैं, जस्टिस पे लिखी गई हैं। विमला सूरी हैज़ टोल्ड द स्टोरी ऑफ रामा इन पौचर्या इन्होंने लिखा है, अ पोएटिक वर्क इन प्राकृत। तो एक विमला सूरी करके भी राइटर हैं जिन्होंने क्या लिखा, पोएट हैं। तो इन्होंने क्या लिखा, प्राकृत लैंग्वेज में ही लिखा पोएटिक वर्क, मतलब कि थोड़ा पोएम के जैसा लिखा, पोएट्री जैसा लिखा। राम का जो राम के ऊपर ही लिखा, जो लॉर्ड राम है उनके ऊपर ही लिखा, उसका नाम क्या है, पौचर्या। ठीक है, इस पे उन्होंने लिखा, राम के बारे में ही थोड़ा कह सकते हैं कविता के जैसा, पोएम के जैसा उन्होंने लिखा, पोइट्री के फॉर्म में लिखा है प्राकृत लैंग्वेज में। हरिभद्रा सूरीज यहाँ पे इनकी बुक का नाम है जैसे कि समरचिका एंड उद्योतसूरी कुवलय माला लखा। ठीक है, तो इन्होंने ये लिखा। तो हरिभद्रा सूरी ने लिखा है यहाँ पे समराचिका का, इसमें नाम थोड़ा सा टफ है, आपको दिखेगा। तो अलग अलग, क्योंकि ये तमिल के हैं अलग अलग, तो इसके लिए थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हरिभद्रा सूरी है इन्होंने लिखा है रामचका एंड उद्योतसूरी ने लिखा है कुवलय माला लखा। तो ये दोनों इनकी बुक है। तो ये आपको याद रखना है, स्पेलिंग भी याद रखना है आपको। उद्योतसूरी, जो यहाँ पे उद्योतसूरी हैं वो लिखे हैं, वो उन्होंने राइट किया है, उन्होंने लिखा है कुवलय माला लखा। और जो हरिभद्रा सूरी है उन्होंने लिखा है
समाराचखा, तो ये याद रखना है आपको। तो कुवलय माला लखा आर वेल नोन वर्क्स, तो ये जो इन्होंने लिखा है ना, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि बहुत ही अच्छा इन्होंने इसमें लिखा है, बहुत ही अच्छा इसमें वर्क किया है, बहुत ही अच्छे से लिखा है। तो ये सारी जो अभी तक आपने देखी ना, ये सब बुक्स हैं और बुक्स के जो राइटर हैं, पोएट है, उसके बारे में ही ये सारी चीज़ें दी गई हैं और इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपके आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। It is believed that most of the languages in the region from North India up to Maharashtra are derived from Prakrit and Sanskrit। तो ऐसा माना जाता है कि जो लैंग्वेजेस हैं नॉर्थ इंडिया का, जो नॉर्थ इंडिया से लेके महाराष्ट्र तक, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी जो अभी हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं महाराष्ट्रियन और जो नॉर्थ साइड की जो लैंग्वेजेस हैं, तो ये क्या है, ये संस्कृत और प्राकृत भाषा से ही ली गई हैं। मतलब संस्कृत और प्राकृत भाषा का ही अपभ्रंश है। अपभ्रंश हमने वहाँ पे पढ़ा। अपभ्रंश मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक लैंग्वेज ही टूटते फूटते धीरे धीरे उसको यूज़, जैसे कि अभी आप देखते हैं हम बोलते हैं क्षेत्र, क्षेत्र बोलते हैं, क्षेत्र क्या है, संस्कृत वर्ड है खेत। इसी को बाद में लोगों ने क्षेत्र उनको टफ पड़ा तो उन्होंने क्या कर दिया, खेत बोलने लगे, खेत। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि है संस्कृत का, पर धीरे धीरे हमने उसे उसमें धीरे धीरे क्या किया, हमने उसे थोड़ा उसे कह सकते हैं कि इजी बोलने के लिए हमें इजी लगे, इसके लिए हमने धीरे धीरे प्राकृत लैंग्वेज यूज़ किया, फिर पाली यूज़ किया, धीरे धीरे करके आज हमारी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। फिर भी आप देखेंगे तो मराठी में आपको बहुत सारे वर्ड संस्कृत से ही मिलते जुलते आपको समझ में आएगा कि ये तो संस्कृत का ही वर्ड है। ठीक है, और हिंदी भी हमारी संस्कृत से ही आई है। द वर्ड प्राकृत इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड मीनिंग नेचुरल। और प्राकृत का मतलब क्या है, तो प्राकृत का मतलब, प्राकृत लैंग्वेज आपको जैसे समझ में ही आ रहा है, प्रकृति, प्रकृति से लिया गया है, प्रकृति से। और प्रकृति मीन्स क्या होता है, नेचुरल, नेचर। नेचर मीन्स क्या होता है, प्रकृति। हम अगर प्रकृति का इंग्लिश अगर हम बोलें तो प्रकृति का जो इंग्लिश वर्ड है वो होता है नेचर या फिर नेचुरल, और उसी से लिया गया है प्राकृत। द प्राकृत लैंग्वेजेस वर्ड लैंग्वेजेस इन डेली यूज़ ऑफ द पीपल। उस टाइम में जो प्राकृत लैंग्वेज था, लोग जैसे आज हम अलग अलग लैंग्वेज हिंदी बोलते हैं, कोई मराठी बोलता है, कोई राजस्थानी बोलता है, तो उस टाइम पे लोग प्राकृत, पाली, ये सारी लैंग्वेज बोलते थे, यूज़ करते थे, मगधी, अर्ध मगधी, ये सारी लैंग्वेजेस। ठीक है, बाद में उसी लैंग्वेजेस से धीरे धीरे उसी लैंग्वेजेस में कितने सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि मगधी में अभी बिहारी, बंगला, उड़िया सब आ गए। शौरसेनी में आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये सब आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। They can be divided into 4 groups, namely the पैशाची। पैशाची में कौन कौन सी लैंग्वेज आ सकती हैं, तो पैशाची में जैसे लहंदा, पंजाबी, ये सब आपका जो अभी हम कह सकते हैं कि पैशाची ग्रुप में आएगा, लहंदा और पंजाबी। ये पैशाची का ही अपभ्रंश है। अपभ्रंश मतलब उसी से टूट फूट के लहंदा और पंजाबी लैंग्वेज आया है। शौरसेनी, जो मैंने आपको बताया, शौरसेनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, ये सारी आ जाएंगी। मगधी में मैंने आपको जस्ट बताया कि बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, ये सारी लैंग्वेजेस मगधी में अब आ जाएंगी क्योंकि मगधी से ही वो निकल के आई हैं ये सारी लैंग्वेजेस। महाराष्ट्रीय लैंग्वेज में आपको पता है इससे मराठी आई है। ठीक है, महाराष्ट्रीय लैंग्वेजेस, मराठी डेवलप्ड फ्रॉम महाराष्ट्र। यहाँ पे देखिए आपको बताया भी गया है कि मराठी किससे डेवलप हुआ है, तो महाराष्ट्री से ही। In this process of the development of modern languages like Marathi from the Prakrit languages, their original forms changed। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि इन दिस प्रोसेस, जैसे कि डेवलपमेंट हुआ अभी आज के लैंग्वेजेस, जो मॉडर्न लैंग्वेजेस का जो डेवलपमेंट हुआ, लाइक मराठी महाराष्ट्री से आया, तो ये क्या है, प्राकृत लैंग्वेजेस। तो प्राकृतिक लैंग्वेज से ही ओरिजिनल फॉर्म मतलब उसका चेंज हो गया पूरा। महाराष्ट्री क्या है था और उससे क्या हुआ, धीरे धीरे वो चेंज हो गया, अभी मराठी हो गया। महाराष्ट्री में बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो आज हम यूज़ नहीं करते, और बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि महाराष्ट्री में यूज़ नहीं करते थे, बट हमारे लिए इजी हुआ, धीरे धीरे बोलते बोलते उसे हम उस तरीके से बोलने लगे। ठीक है, इस तरीके से। दे आर कॉल्ड अपभ्रंशा लैंग्वेजेस। और इसी को क्या कहा जाता है, अपभ्रंशा लैंग्वेजेस। मतलब उन भाषाओं से धीरे धीरे जो डेवलप हुआ उनमें, उसी को कहा गया अपभ्रंशा लैंग्वेजेस। मॉडर्न लैंग्वेजेस हैव डेवलप्ड फ्रॉम अपभ्रंशा लैंग्वेजेस। तो जो आज की मॉडर्न लैंग्वेज है वो किससे डेवलप हुई है, अपभ्रंशा लैंग्वेजेस से ही। मैंने आपको बताया कि पहले आपका संस्कृत था। ठीक है,
संस्कृत के बाद क्या आया आपका, अलग अलग आया। संस्कृत के बाद आपका जैसे कि पाली आया, प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, फिर अपभ्रंश से ही बाद में आके आपकी जो संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आज जो हम वो अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं वो सारे। तो ये आपको याद रखना है। त्रिपिटिका हैज़ 3 पिटिकाज और पार्ट्स। तो मतलब त्रिपिटिका क्या है, जो त्रिपिटिका जो गौतम बुद्ध की जो बुक है, या कह सकते हैं जो बुद्धिज़्म का बुक है, रिलीजियस बुक है, वो क्या है 3 पार्ट में है, 3 पिटिका में है, ठीक है। द वर्ड पिटिकाज मीन्स अ बास्केट और कलेक्शन। पिटिका मीन्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बुक्स या लिटरेचर, कुछ भी। हियर इट मीन्स अ सेक्शन। सेक्शन भी आप समझ सकते हैं, 3 सेक्शन में बनाया गया है। त्रिपिटिका को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, इस बुक को, इस टेक्स्ट को। द त्रिपिटिका इज़ रिटन इन पाली। तो त्रिपिटिका जो लैंग्वेज है वो पाली लैंग्वेज में है, ठीक है, पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट। तो ये जो बुक है इसको 3 कैटेगरी इसकी की गई है, कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरीज में। पहला सुत्त पिटका, मतलब कि सुत्त जो पिटक है, सुत्त पिटक। और सुत्त क्या है, इट इंक्लूड्स द टेक्स्ट ऑफ गौतम बुद्धास टीचिंग और सरमन्स। सरमन्स मीन्स व्हाट, सो सरमन मीन्स उनके उपदेश, उनकी टीचिंग, ठीक है, सरमन्स मीन्स उनकी टीचिंग ही। तो इसमें क्या है, जो सुत्त पिटका है उसमें गौतम बुद्ध की जो टीचिंग है, सरमन से, उसको पहले सेक्शन में वो किया गया। और पहला सेक्शन क्या है, सुत्त पिटका। दे आर कॉल्ड सुक्ताज। उन्हें क्या कहा जाता है, सुक्ताज। आपने सुक्ता के बारे में पढ़ा है, ठीक है, क्या होता है सुक्ता, जब हम पढ़ रहे थे वेद के बारे में तभी सुक्ता के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़े थे। विनय पिटका क्या है, द वर्ड विनय हियर मीन्स रूल्स। विनय का मतलब क्या, रूल्स रेगुलेशंस, जो उस टाइम पे रूल्स किस तरीके से फॉलो करने चाहिए थे वो उसके बारे में लिखा गया। तो दूसरा सेक्शन क्या है, विनय पिटक, वो क्या है, द विनय पिटक गिव्स द रूल्स ऑफ बिहेवियर विच भिक्खूज एंड भिक्खुनीज इन द बुद्धा संघा शुड फॉलो इन देयर डे टू डे लाइफ्स। दैट मीन्स कि उसमें वो रूल्स दिए गए हैं। सेकेंड सेक्शन जो कि विनय पिटका है उसमें क्या दिया गया है कि जो भिक्खूज हैं, बौद्ध धर्म के जो भिक्खूज हैं, जो भिक्खुनीज हैं, उनके बिहेवियर किस तरीके से होने चाहिए उसका रूल दिया गया है। और डे टू डे लाइफ में जो भिक्खुनीज हैं, भिक्खुनी हैं, जो भिक्खू हैं, उन्हें किस तरीके से बिहेव करना है, उन्हें किस तरीके से अपना रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है किस तरीके से जीना, डे टू डे लाइफ मतलब जो रोज़ की उनकी ज़िंदगी है, जो डे टू डे लाइफ में उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। बौद्ध संघ मतलब जो बौद्ध का संघ होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, वो उन्हें रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं, उसमें किस तरीके से उन्हें फॉलो करने चाहिए। थर्ड सेक्शन में क्या आ गया आपका, तो इसमें आ गया अभिधम्म पिटका, मतलब अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है थर्ड सेक्शन में, इन दिस बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। तो इसमें बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत, उनकी जो थियरी है वो एक्सप्लेन की गई है। अ टेक्स्ट टाइटल्ड अट्टकथा, ठीक है, अट्टकथा मीन्स क्या होता है, अर्थकथा, ठीक है, अर्थकथा। तो इसमें इसका टाइटल क्या है, अर्थकथा, विच एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करता है ये, द टिपिटिकास इज़ वेल नोन। इसमें क्या है, टिपिटिका क्या है, वेल नोन, इसका मतलब उसे अच्छी तरीके से बताया गया है कि अर्थकथा इसमें क्या है, उसे एक्सप्लेन किया गया है कि धर्म क्या है, ठीक है। ये धम्म मतलब ये जो धम्म है ना, ये देखिए धर्म से धम्म कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताइए संस्कृत था, संस्कृत से धीरे धीरे वो संस्कृत से अलग अलग आया, संस्कृत से पाली, तो पाली ही लैंग्वेज में है। संस्कृत था, संस्कृत में धर्म होता है, और पाली में इन्होंने उसे अपभ्रंश किया, मतलब बाद में पाली के क्या हो गया, धम्म कर दिया, उसे धर्म को ही धम्म कर दिया। किस तरीके से चेंज किया, देखिए संस्कृत से पाली में आया तो धर्म से धम्म हो गया, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि धर्म के बारे में सब कुछ दी गई है। लर्न वुमेन कंपोज्ड गाथाज, गाथाज मीन्स नरेटिव्स, की जो गाथा है जो वुमेन के द्वारा कुछ जो चीज़ें कंपोज की गई हैं वो सारी चीज़ें हैं। अबाउट देयर ओन, उनकी एक्सपीरियंस के बारे में, जो वुमेन का एक्सपीरियंस है उनकी लाइफ के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उसे इन्होंने कंपोज किया है, इसमें वो भी लिखा गया है। दे हैव बीन कंपाइल्ड इन द तेरिगाथा, दे आर इन द पाली लैंग्वेज। और ये किस में है, पाली लैंग्वेज में, मतलब कि इसमें कुछ जो
लर्न वुमेन मतलब कि जो लर्न मतलब हम कह सकते हैं जो समझदार महिलाएं थी, जो नॉलेजेबल थी, जो स्कॉलर थी, जो पढ़ी लिखी थी, उन्होंने भी गाथा कंपोज किया है। जो नरेटिव है, जो नरेटिव में लिखा है, कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया है अपने एक्सपीरियंस को, किस तरीके से धर्म को फॉलो करना है, कैसे नहीं करना है, बौद्ध धर्म में क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, और उन्हें कैसे कंपाइल किया है, तो उसे तेरी गाथा नाम से उसे कंपाइल किया गया, इनके एक्सपीरियंसेस को। ओके, और ये भी पाली लैंग्वेजेस में ही लिखा गया है। उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के टाइम पे पाली लैंग्वेज यूज़ होती हैं। और आपने देखा भी होगा जो अशोका के जो बहुत सारे अभी लिखे मिले हैं, उनके जो उन्होंने लिखवाया था उस टाइम पे, वो भी बहुत सारे पाली लैंग्वेज में भी लिखे गए हैं, मगधी में, अर्ध मगधी में भी मिले हैं। द भगवद गीता विच इज़ अ सेक्रेड, जो कि कितना पवित्र है। ठीक है, भगवद गीता के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। अभी जितना हमने पढ़ा उसके बारे में आप भले से ना जानते हो, बट भगवद गीता के बारे में तो आप जानते ही हैं। भगवद गीता टेक्स्ट ऑफ द हिंदूज़, ये हिंदूज़ का है। इज़ अ पार्ट ऑफ द महाभारत। हाँ, तो ये महाभारत के, आपने महाभारत देखा अभी जब लॉकडाउन में आ रहा था, तो बीच में ही महाभारत में ही ये सब कुछ जब कृष्ण भगवान समझाते हैं युद्ध के टाइम पे, तो वही क्या बना, भगवद गीता बना। ठीक है, जितना उन्होंने भगवद गीता मतलब क्या, भगवान ने जो बोला वो सारी चीज़ें जो बनाई गई एक बुक में, एक टेक्स्ट में बनाई गई, वही क्या बन गया, भगवद गीता। भगवद गीता टेल्स अस दैट ईच वन ऑफ अस शुड टू डू आवर ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड्स। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भगवद गीता का जो मेन उद्देश्य है, उसमें जो मेन कह सकते हैं जो एक थियरी है, वो यही कहती है कि हमें अपनी ड्यूटी पूरे मन तन धन से करनी चाहिए। कह सकते हैं पूरा हमें कह सकते हैं ना, समर्पित हो जाना चाहिए अपने काम के। अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आप पूरा फुल एफर्ट दें। क्या होगा क्या नहीं होगा वो मत करिए, मतलब एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड्स। अब क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या अवार्ड मिलेगा, क्या आपको अप्रिशिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा, उसे एक्सपेक्ट मत करिए। विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड्स, उसे एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करिए। बस आप अपने काम करते रहिए, कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। ऐसा कहा गया है भगवद गीता में। इट ऑल्सो सेज दैट द पाथ ऑफ डिवोशन ऑफ गॉड इज़ ओपन टू ऑल। और ऐसा कहा गया है कि ये क्या है, डिवोशन ऑफ गॉड, भगवान की भक्ति सबके लिए खुली है। मतलब भगवान का जो रास्ता है इसमें सबके लिए खुला गया है, और इसमें भगवान ने ही बोला है ऐसी बातें। आदि शंकराचार्य लिव्ड ड्यूरिंग द 8th century CE। मतलब जो आदि शंकराचार्य, अभी हम बात कर रहे हैं आदि शंकराचार्य के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बुक्स के बारे में देखिए, अब देखते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में इन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा है। तो आदि शंकराचार्य कब रहते थे, 8th century में CE। ठीक है, बिफोर कह सकते हैं क्राइस्ट एरा में वो रहते थे। तो फिर क्या उन्होंने किया, ही एम्फेसाइज नॉलेज एंड रिनंसिएशन। उन्होंने एम्फेसाइज किया, उन्होंने जोर दिया नॉलेज पे और रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मीन्स व्हाट, रिनंसिएशन मीन्स संन्यास पे, त्याग पे। आप घर बार छोड़ दो, क्योंकि इन्होंने बहुत कम उम्र में अपना घर बार छोड़ के वो नॉलेज के लिए बाहर निकल गए थे, ज्ञान की खोज में बाहर निकल गए थे। अगर आप नहीं जानते होंगे शंकराचार्य के बारे में तो ज़रूर सर्च करके एक बार पढ़ सकते हैं उनके बारे में। तो ही रोट कमेंट्रीज एक्सप्लेनिंग द उपनिषद। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किस पे जोर दिया, इन्होंने त्याग पे जोर दिया, इन्होंने संन्यास पे जोर दिया। और इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने यहाँ पे कमेंट्रीज मीन्स टिप्पणी की। उन्होंने बताया किसके बारे में, उपनिषद के बारे में। जो उपनिषद लिखा गया था उसके बारे में उन्होंने और टिप्पणी की और लिखा। और किसके बारे में, ब्रह्मसूत्रास एंड द भगवद गीता। इन्होंने क्या क्या लिखा, कुछ मतलब इन्हें उपनिषद के बारे में लिखा, कुछ ब्रह्मसूत्रास के बारे में, ब्रह्मसूत्र, कुछ भगवद गीता के बारे में इन्होंने अलग से लिखे। ठीक है, और उसके बारे में लोगों को समझाया, बताया। क्योंकि जो ये सारे टेक्स्ट थे उस टाइम पे, जो उपनिषद थे, जो भगवद गीता था, सब क्या था, टफ लैंग्वेज में था, तो संस्कृत में था। तो ये क्या करते थे, लोगों को जा जाके समझाते थे। उसके बारे में उन्होंने और लिखा। ठीक है, और कह सकते हैं उसके बारे में लिखा, जैसे कि तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस, रामायण पे, वाल्मीकि महाकाव्य पे। ठीक है, ही इस्टेब्लिश्ड 4 मठ इन 4 डायरेक्शन ऑफ इंडिया एट बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी एंड श्रृंगेरी। आपको पता होगा कि अभी आप देखते होंगे शंकराचार्य के बारे में, अभी अलग अलग लोग शंकराचार्य बनते हैं। ये हैं मेन शंकराचार्य, जो कि इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना। तो मठ का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे हिंदू धर्म के लोगों के लिए खुला हुआ है। जो लोग संन्यास लेना चाहते हैं, ज्ञान की बातें जानना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं, तो वो इन मठों में जाते हैं और वहाँ पे संन्यास ले लेते हैं और इन मठों में रहते हैं। तो 4 डायरेक्शन में इन्होंने बनाया। ठीक है, तो द्वारिका में, बद्रीनाथ में, जगन्नाथपुरी, श्रृंगेरी, 4 अलग अलग दिशाओं में इन्होंने मठ बनाए।
और मठ का मतलब यहाँ लोगों को वो ज्ञान देते थे, तो ये हैं आदि शंकराचार्य। ठीक है। कौटिल्य wrote the Arthashastra in which he discussed at length what constituents of Kautilya wrote the Arthashastra in which the discusses of length of what constitutes an excellent administrative system। कौटिल्य, चाणक्य के बारे में आपको पता होगा, उनका दूसरा नाम है कौटिल्य, इनके और कई सारे नाम हैं। ठीक है, फिलहाल आप कौटिल्य और चाणक्य ही समझें। तो कौटिल्य ने क्या लिखा है तो आपको पता होगा, अर्थशास्त्र, जो बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही कह सकते हैं कि इसमें इतने ज़्यादा अच्छे रूल्स रेगुलेशंस हैं, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, मतलब जो गवर्नमेंट है किस तरीके से शासन करना चाहिए, जो राजा है, मंत्री है, सिपाही है, जितने लोग उस टाइम के थे उन्हें किस तरीके से रूल करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है एट लेंथ, मतलब बहुत ही डिटेल में बताया है। एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब कि किस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को, अपने शासन को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, अपने प्रजा को जो खुश कैसे रख सकते हैं, पब्लिक खुश कैसे रह सकती है, राजा किस तरीके से अच्छे से लोगों के नज़र में अच्छा बन सकता है, किस तरीके से रूल करना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें इन्होंने उस बुक में लिखी हैं, जो बुक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है। ट्रीटिजेस ऑन ग्रामर, तो जो ट्रीटिजेस मीन्स की जो ग्रंथ हैं, जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट हैं ग्रामर पे, वो उसके बारे में हम देखते हैं। जो ग्रामर, संस्कृत का जो ग्रामर है उसके बारे में हम देखें। अष्टाध्यायी रिटन बाय द ग्रामेरियन पाणिनि इज़ कंसिडर्ड टू बी द स्टैंडर्ड वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर के बारे में अगर आपने संस्कृत नहीं पढ़ा होगा तो संस्कृत ग्रामर में आपको बता दूं तो ये जो पाणिनि के सूत्र हैं, पाणिनि ने ही बनाया था। तो ऐसा माना जाता है कि पाणिनि ने भगवान की पूजा की, शिव जी की, उन्होंने डमरू बजाया, डमरू से जो भी आवाज़ निकले, अ ई उ ण करके कई सारे आवाज़ें निकली, ध्वनि निकली, उसी को उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, सूत्र बनाया, और उसी पे उन्होंने संस्कृत का जो ग्रामर है उसे बनाया। संस्कृत के ग्रामर पर उन्होंने काम किया, संस्कृत का ग्रामर लिखा। तो जिस तरीके से आपको पता है कि जैसे आप इंग्लिश का ग्रामर होता है, ठीक है, टेंसेस होते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं जितनी भी, उसी तरीके से हिंदी की भी होती है और उसी तरीके से संस्कृत की भी होती हैं। अगर आप संस्कृत का ग्रामर जान जाओगे तो आप संस्कृत बोलना पढ़ना जान जाओगे, जैसे कि बिल्कुल इंग्लिश की तरह। ठीक है, इंग्लिश जैसे है। तो पाणिनि ने किस पे काम किया? अष्टाध्यायी उन्होंने लिखा। अष्टाध्यायी लिखा किसने? पाणिनि ने। पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी। और संस्कृत ग्रामर के बारे में ये पूरा बुक है। अष्टाध्यायी जो बुक है ये पूरे संस्कृत ग्रामर के ऊपर है। पतंजलि रोट महाभाष्य। पतंजलि एक ऋषि थे, और ये देखिए जो पाणिनि है ये भी ऋषि थे, और जो पतंजलि हैं ये भी ऋषि थे। तो पुराने टाइम पे जो ऋषि थे, हमें पता है वाल्मीकि भी ऋषि थे, अलग अलग जितने भी उस टाइम के जो अगर आप चाणक्य को देखेंगे, कौटिल्य को, तो ये भी एक तरीके से ऋषि ही थे, ऋषि नहीं थे पर पुरोहित थे। तो ये सारे लोग बहुत विद्वान हुआ करते थे, और ये सारे लोग ये सारी बुक्स लिखे। तो इन्होंने क्या लिखा? पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। तो आपको याद रखना है पतंजलि का जो बुक है, पतंजलि ऋषि महर्षि हैं, उनका है महाभाष्य। ठीक है। इसी तरीके से इट एक्सप्लेन्स द प्रिंसिपल्स गिवन इन पाणिनिस अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था ग्रामर की बुक, इन्होंने इसके जो प्रिंसिपल्स थे अष्टाध्यायी के, उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि जो बाकी के लोग नॉर्मल पीपल हैं वो अच्छे से समझ सके। इसके लिए जो प्रिंसिपल थे, जो मेन सूत्र थे, जो मेन फार्मूलाज थे अष्टाध्यायी बुक में, पाणिनि के बुक जो अष्टाध्यायी था, तो पतंजलि ने अपने महाभाष्य बुक में इन सारे प्रिंसिपल्स को उन्होंने यहाँ पे अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन किया। डू यू नो अर्थशास्त्र? जो अर्थशास्त्र बुक है, दिस इज़ अ वर्क बाय कौटिल्य। इसे किसने लिखा है? कौटिल्य ने। It consists of detailed discussion of administrative matters such as the duties of a king, criteria for selecting a minister, system of defense, types of forts, the formation of an army, plans for espionage, organization of the treasury and other offices, judicial system, investigation of theft, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट एट्सेट्रा। अब देखिए इन्होंने क्या क्या अपने बुक में लिखा है। सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है, जितना भी राज का जो मामला है, जो भी गवर्नमेंट का मामला है, जो जो राजा को चलाने चाहिए थे, जो मंत्री, जो मिनिस्टर है, उन्हें किस तरीके से सेलेक्ट करना है, किस तरीके से अच्छे मंत्री को सेलेक्ट किया जाए,
सिस्टम ऑफ डिफेंस, अगर कोई आप पे अटैक कर रहा है तो आप डिफेंस के लिए क्या सिस्टम आपको रखना है ताकि जो शत्रु है, एनिमी है, वो खुद उसे आप हरा सको अच्छे से, ठीक है, उस पर रूल कर सको, उसके अगर वो अटैक करता है तो उसे आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सको, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। टाइप्स ऑफ फोर्ट्स, आपको किले किस तरीके से बनाने हैं, अलग अलग टाइप्स के आप फोर्ट कैसे बना सकते हो अलग अलग जगहों पे ताकि शत्रु से उसका बचाव किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। द फॉर्मेशन ऑफ एन आर्मी, अलग अलग आर्मी की किस तरीके से आर्मी के लिए वो तैयार करते थे। फॉर्मेशन ऑफ आर्मी मतलब आर्मी को किस तरीके से फॉर्म करना है, किस तरीके से उन्हें शिक्षा देनी है, किस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग देनी है, वो सारी चीज़ें। एस्पिनेज मीन्स व्हाट, सो एस्पिनेज मीन्स पॉलिटिकल मिलिट्री, जो जासूसी करते हैं, इन्फॉर्मेशन लाते हैं दूसरे कंट्री की, दूसरे स्टेट की, दूसरे राजाओं का। तो एस्पिनेज मतलब जासूसी करना, ठीक है, उनका इन्फॉर्मेशन रखना। हमेशा अभी भी क्या होता है देखते हैं ना, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग अलग अलग जासूसी करने के लिए भेजते हैं। भी सुनने को मिलता रहता है कि चाइना ने भेजा यहाँ पे जासूसी करने के लिए, अमेरिका में, इंडिया में पकड़े गए। तो क्या कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं ताकि उस पर अटैक कर सके, उसका जो उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सके, इसके लिए जासूसी की जाती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने इस बारे में लिखी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेजरी, आपको जो आपका जो ट्रेजरी है, जो खजाना है, उसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। एंड अदर ऑफिसेज, जो जुडिशियल सिस्टम है, जो न्यायपालिका होती है। जुडिशियल सिस्टम मीन्स फॉर जो न्यायपालिका सिस्टम, जो जैसे हमारे आज की जो अदालत करती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो किस तरीके से राजा को करना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ थेफ्ट, चोर की कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उसकी छानबीन कैसी करनी चाहिए, किस तरीके से चोर को पकड़ना चाहिए। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, अलग अलग छोटे मतलब कि अगर चोरी की तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए, डकैती की तो उसके लिए क्या चोरी करना चाहिए, मर्डर किया तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। तो अलग अलग टाइप्स के पनिशमेंट भी इन्होंने इसके बारे में बताए हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, इसमें ये भी पढ़ लेते हैं। अर्शा एंड क्लासिकल एपिक्स, क्लासिकल एपिक्स क्या हैं तो वो देखते हैं। रामायण एंड महाभारत, जो रामायण और महाभारत हैं, आर द टू अर्शा एपिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये दोनों क्या हैं, एपिक्स हैं, महाकाव्य हैं इंडिया के, ठीक है। अर्श मतलब कि ये एपिक्स हैं एंशिएंट इंडिया के, महाकाव्य हैं। जैसे हमने तमिल का देखा, जो दो थे, ठीक है, एक मणिमेखलाई था, एक क्या था शिलप्पधिकरम, वो था, ठीक है। तो इस तरीके से वो दोनों तमिल के थे और ये दोनों रामायण और महाभारत किसके हैं, तो ये हमें पता है कि ये तो ऑल इंडिया फेमस है। आर द टू अर्शा एपिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। अर्शा मीन्स कंपोज्ड बाय ऋषिज और सेज, मैंने आपको बताया कि अर्शा मीन्स क्या होता है, वो एपिक्स जो ऋषियों या संतों ने, सेजेस मतलब जो साधु संत होते थे, जो ऋषि होते थे, वो जो कंपोज करते थे उससे बोला जाता है अर्शा, अर्श, ठीक है, अर्श। द रामायण वॉज कंपोज बाय द ऋषि वाल्मीकि, तो वाल्मीकि जो ऋषि थे, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने रामायण को कंपोज किया। द मेन कैरेक्टर ऑफ रामायण श्री राम इज़ श्री राम, तो जो कैरेक्टर है आपको सबको पता है कि उसके मेन कैरेक्टर कौन है, तो श्री राम। महाभारत हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द सेज व्यास, तो जो महाभारत है वो किसने लिखा है, तो उसे कंपोज किया है महर्षि वेद व्यास ने, तो उनका पूरा नाम क्या है, वेद व्यास, ठीक है। तो इट्स मेन थीम इज़ द वॉर बिटवीन द कौरवाज एंड पांडवाज, आपको पता है महाभारत का मेन थीम क्या है, ये दोनों वॉर बिटवीन कौरवाज एंड पांडव, जो पांडव थे और कौरव थे उनके बीच में युद्ध था, 5 पांडव 100 कौरव, ठीक है। तो ये आपको पता है 5 पांडव भाई थे, 100 कौरव थे, 100 भाई थे। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट लॉर्ड कृष्णाज लाइफ, और इसमें महाभारत में हमें लॉर्ड कृष्णा जो हैं उनके बारे में भी बताई गई हैं, उनके लाइफ के बारे में भी महाभारत में बताया गया है। द महाभारत प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर ऑफ द वेरियस ह्यूमन सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, तो जो महाभारत में अगर आप देखोगे तो इसमें हमें कह सकते हैं कि कॉम्प्रहेंसिव एक आपको इसमें डिटेल में एक आपको मिल जाता है, जो कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर उसका कह सकते हैं व्यापक में आपको डिटेल में मिल जाता है कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उस टाइम के जो ह्यूमंस थे उनका सेंटिमेंट्स मीन्स व्हाट, जो उनकी भावनाएं थी, फीलिंग्स थी, किस तरीके से थे, जो इनका इमोशन था, उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, मतलब जो, और उसका फिर जो रिज़ल्ट आया, परिणाम आया, ठीक है। जो उस टाइम पे जो अगर दुर्योधन ने बोला कि मैं आपको सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तो उस टाइम पे वो कितना उसका एटीट्यूड था, एरोगेंट था, बिल्कुल भी घमंडी था। तो उस टाइम पे मतलब, और उसका रिजल्ट, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आया, उसका रिजल्ट क्या आया, उसका परिणाम क्या, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स व्हाट, रिजल्ट, परिणाम क्या आया उसका, तो क्या हुआ, वॉर हुआ, युद्ध हुआ।
जो द्रौपदी थी उनका सेंटीमेंट क्या था, तो उन्होंने जिस तरीके से ये प्रण लिया, उसमें तो हर किसी ने प्रण लिया था, कुछ न कुछ हर किसी ने प्रण लिया था। तो उसमें यही चीज़ें दिखाई गई कि हमें वो सारी चीज़ें किस तरीके से उस टाइम के लोगों की फीलिंग, इमोशन किस तरीके से था, और उसका फिर बाद में कॉन्सिक्वेंसेस, उसका रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या हुआ, वो आप सबको पता है। Sometimes there is such a period in the history of languages, literature and art that its glory remains undiminished even later on. Sometimes इतने कुछ टाइम के बाद भी ये पीरियड जो बीत गए, इसकी हिस्ट्री बीत गई, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की जो हिस्ट्री बीत गई, हम देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग हो गया, लिटरेचर एंड आर्ट बदल गए किस तरीके से, मतलब जो, लेकिन फिर भी जो लिटरेचर एंड आर्ट था उस टाइम का, हमारा जो एंशिएंट इंडिया का जो वो लिटरेचर का आर्ट था, उसका जो ग्लोरी है, ग्लोरी मीन्स उसकी जो महिमा है, ठीक है, जो उसका कह सकते हैं कि ग्लोरी, महिमा मतलब वैभव है जो, वो रिमेन्स अनडिमिनिश्ड इवन लेटर ऑन, आज भी मतलब उसकी जो ग्लोरी है, महिमा कम नहीं हुई है, नॉट रिड्यूस्ड, ख़त्म भी नहीं हुआ, अनडिमिनिश्ड मतलब कि ख़त्म नहीं हुई है, या नॉट रिड्यूस, कम नहीं हुआ है, आज भी, इवन आज भी इतने टाइम के बाद भी उसकी जो ग्लोरी है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है। आज भी आपको पता होगा कि जब रामायण स्टार्ट हुआ तो जो उसका एक कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि कितना ज़्यादा वो देखा गया, ठीक है, महाभारत कितना ज़्यादा देखा गया, कितना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, आज भी तो कितने पुराने हैं फिर भी, जबकि बहुत बार बहुत लोगों ने देखा है, हम लोगों ने देखा है, फिर भी बार बार देखा उसे, ठीक है, क्योंकि इतना इस तरीके से वो लिखा गया, इस तरीके से उसकी जो महिमा है, ग्लोरी है, इस तरीके से आज भी बरकरार है। The art, literature, etc. produced in such a period is said to be classical. उस टाइम के जो लिटरेचर थे, आर्ट थे, जो प्रोड्यूस किया गया, जो बनाया गया उस टाइम के, उसे क्या कहा गया, क्लासिकल थे। हम कहते हैं ना उस टाइम के जो गाने थे, जो लोग थे, वो बिल्कुल क्लासिकल थे। उस टाइम का, पुराने टाइम का जो चीज़ें, उसे हम कहते हैं क्लासिकल। पुराने टाइम के जो गाने हम बोलते हैं ना, क्लासिकल सॉन्ग है, ठीक है, ओल्ड सॉन्ग को ही क्लासिकल बोला जाता है। जो पुरानी चीज़ें, उसी को क्या कहा गया, क्लासिकल, मतलब क्लासी हैं वो सारी चीज़ें। रघुवंशा एंड कुमार संभवा बाय कालिदास, किरातार्जुनिया बाय भारवी एंड शिशुपाल वध बाय मघा आर वेल नोन कंपोजिशंस ऑफ द एंशिएंट पीरियड रिटन इन क्लासिकल संस्कृत। तो जो एक रघुवंशम है, रघुवंशम, ठीक है, और कुमार संभवम, ये दोनों बुक किसने लिखा है, कालिदास ने। कालिदास ने बहुत सारी लिखी हैं, ठीक है, और किरातार्जुनियम किसने लिखा है, भैरवी ने लिखा है। और शिशुपाल वध आपको पता होगा, शिशुपाल का वध किसने किया था, तो श्री कृष्ण ने किया था, ठीक है, और शिशुपाल का वध उसी के बारे में लिखा है किसने, मघा ने। और ये जो कंपोजिशन है, ये पुराने टाइम, एंशिएंट पीरियड का क्लासिकल संस्कृत में लिखा गया है। इसे क्लासिकल संस्कृत मतलब ये सारी जो आप यहाँ पे रघुवंशम, कुमार संभवम, ये जो कालिदास ने लिखा है, किरातार्जुनियम, नाम से ही पता चल रहा है कि किरातार्जुनियम, कुमार संभवम, रघुवंशम एंड शिशुपाल वधम, ये सारी चीज़ें क्या है, संस्कृत में ही लिखी गई हैं। आपको नाम याद रखने हैं राइटर के, और नाम याद रखने हैं जो उनकी बुक्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, उनके बारे में। रघुवंश कुमार संभव कालिदास ने लिखा है, किरातार्जुनियम भैरवी ने लिखा है, शिशुपाल वध जो है वो मघा ने लिखा है, ठीक है, और उस टाइम, उस पीरियड का लिखा गया, ये क्लासिकल संस्कृत में लिखा गया, कंपोजिशन जो इसका है संस्कृत में किया गया है। थिएटर, अब ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो हम आज यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। थोड़ा सा ये जो वर्ड्स हैं, जो ये चैप्टर है, थोड़ा टफ है, तो हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना, अगर आपको वो ना मिले वीडियो तो। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपने नहीं किया होगा तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे।